बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे डेयरी फार्मर साथियों, आज मैं स्पोर्ट पाकिस्तान के तहत आपसे एक बहुत ही अहम इशू पे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम एक गर्म मरतूब इलाके में रहते हैं जहाँ मौसम गर्मा लंबा होता है और सर्दी बहुत कम होती है। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम एनिमल्स के अंदर आता है उसको हीट स्ट्रेस कहते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से जानवर को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये इतना बड़ा मसला है कि इसके साथ बहुत से मसाइल जो एनिमल्स को बीमारियां लगती हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। मेरी मुराद है कि हम आज हीट स्ट्रेस के ऊपर बात करेंगे कि जानवरों में हीट स्ट्रेस की वजूहात क्या हैं, इसकी वजह से लॉसेस क्या क्या होते हैं, इसकी वजह से और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो फार्म पे ज़्यादा आ सकती हैं। और ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है और इस पे हम आज डिटेल पे आपसे बात करेंगे। हीट स्ट्रेस अगर मैं इसको एक फ़िक्रे में बयान करूं तो ये जानवर की बॉडी का जो होता है ना, उसके ऊपर दबाव आता है, जानवर के जिस्म के ऊपर दबाव आता है जो कि एनवायरनमेंट की वजह से होता है। माहौल के अंदर टेम्परेचर जिस तरह के हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ होता है, लेकिन अक्सर औक़ात देखा गया है कि हमारे पाकिस्तान में टेम्परेचर जो है वो 45, 46, 47 तक चला जाता है। जब माहौल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इससे जानवर के जिस्म पर दबाव आता है। दबाव से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हर एक चीज़ एक तवाज़न के अंदर रखी है। जानवर की बॉडी के अंदर भी एक तवाज़न होता है जिसको होम्योस्टेसिस कहते हैं, कि जो चीज़ जिस तरह वो पैदा हुआ है वहीं पे रहेगी, लेकिन जब हीट स्ट्रेस होता है तो जानवर का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। उसका बॉडी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जानवर का, जो कि 101.5 से 102.5 तक होता है, तो वो बढ़ जाता है। जानवर की सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है, जानवर दूध देना बहुत कम कर देता है, जानवर मुंह खोल के सांस लेता है, सांस लेने की रफ्तार जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि बढ़ जाती है। जानवर पैंटिंग करता है, मुंह खोल के सांस लेता है, उसके मुंह से झाग जिसे सैलिवेशन कहते हैं वो होना शुरू हो जाती है। और 30% तक जानवर जो होता है वो ड्राई मैटर इनटेक, यानी कि जानवर अपनी खुराक में कमी कर देता है। जानवर ज़्यादा खड़ा रहना पसंद करता है, बैठता नहीं है, आराम नहीं करता। और जब वो ड्राई मैटर इनटेक उसका कम हो जाता है तो जानवर का दूध खुद ब खुद गिर जाता है, उसका बॉडी स्कोर कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी जिस्मानी साख्त जो है या हालत जो है जानवर देखने में कमज़ोर नज़र आना चाहिए। जानवर सुस्त नज़र आता है, इतना एक्टिव नहीं होता। और कई मरतबा लंगड़ेपन के इशू जिसको हम लेमनेस कहते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे जानवर जो हैं वो गर्मियों में अबॉर्ट कर जाते हैं, यानी कि अस्काते हमल का शिकार हो जाते हैं, यानी बच्चा गिरा देते हैं। और उसके अलावा जानवर रिपीट ब्रीडिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जब आप इंसेमिनेट करवाते हैं तो वो जानवर ठहरता नहीं है, यानी गब्बर नहीं होता और बार बार हीट में आना शुरू हो जाता है। ये सारे वो मसाइल हैं छोटे छोटे जो कि हीट स्ट्रेस की वजह से हमारे पाकिस्तान में जानवरों को होते हैं। जब बारिशें होती हैं तो टेम्परेचर तो डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी जिसे आम ज़ुबान में जब पानी के कतरे हवा के अंदर मुअल्लक होते हैं तो इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी हवा के अंदर नमी का तनासब। अगर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों ही कंट्रोल होंगे तो आपका जानवर सेहतमंद भी होगा, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, दूध भी अच्छा देगा और ड्राई मैटर इनटेक भी उसका अच्छा होगा। इन दोनों का जो रिश्ता बनता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का, इसको हम कहते हैं THI, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स। अगर इसकी वैल्यू, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इंडेक्स की वैल्यू 68 से 70 तक हो तो इस पे जानवर आपका कंफर्टेबल रहता है, उसको हीट स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ता। एक गाय जो होती है, दूधियल गाय, वो दिन के अंदर 1200 से 1500 वाट तक हीट डेली अपनी बॉडी से खारिज करती है, ये डेसिपेट करती है। लेकिन जब हीट स्ट्रेस होता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये जो हीट का अखराज है ये भी डबल हो जाता है, यानी वो 3000 से लेकर
3300 वाट तक एक गाय हीट खारिज करना शुरू कर देती है, जिससे उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। जानवर अबॉर्ट कर जाते हैं या बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसकी एक वजह है कि हीट स्ट्रेस की वजह से उनकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन जिसको कार्टिसोल कहते हैं, जो कि स्टीरॉयड हार्मोन है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जानवर अबॉर्ट कर जाता है। और इसी कार्टिसोल के बढ़ने से जो इसके साथ मुंसलिक बॉडी के अंदर तौलीदी निज़ाम में डिफरेंट रतूबतें खारिज होती हैं, यानी जो जानवर की एंडोक्राइनोलॉजी होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें ऑक्सीटोसिन है, जिसमें प्रोलैक्टिन है, ये सारा कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। हीट स्ट्रेस की वजह से जानवर के मैदे के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होता है, जो छोटे छोटे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो खुराक के बड़े पैकेटों को छोटे पैकेटों में तब्दील कर रहे होते हैं, तो उनमें जो लैक्टेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे जानवर के अंदर एसिडिटी हो जाती है। इसको हम लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं। ये भी यानी मैदे के अंदर तेज़ाब बनना ज़्यादा शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ जो खून में चल रहा होता है निज़ाम, क्योंकि जानवर ज़्यादा सांस लेता है, उसके सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे बॉडी से ज़्यादा कार्बन का अखराज होता है, ज़्यादा पॉजिटिव आयन बॉडी से निकलते हैं, तो उसके ब्लड के अंदर अल्कलोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कहते हैं। तो जब कार्टिसोल बढ़ जाता है तो ये स्टीरॉयड हार्मोन है। जिस तरह हम आम आपने सुना होगा कि जब जानवर आपका प्रेग्नेंट हो तो उसको स्टीरॉयड नहीं लगाते, तो उसकी बॉडी के अंदर हीट स्ट्रेस की वजह से स्टीरॉयड बढ़ जाता है, जिससे जानवर अबॉर्ट भी करता है। और कई मरतबा बहुत महंगी महंगी डोज लगवा के आप लोग सेक्स सीमन की डोज रखवाते हैं, लेकिन जानवर जो होता है वो बार बार रिपीट करता रहता है। जिस तरह के मैंने आगे आपको बताया कि इसमें जानवर ड्राई मैटर इनटेक उसका कम हो जाता है, स्टमक के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है, और खून के अंदर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, और उसका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे प्यारे डेयरी फार्मर साथियों को कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से ये हीट स्ट्रेस जैसी ख़तरनाक मर्ज से अपने जानवरों को बचा सकते हैं? उसके लिए बेहतर है कि आप एक अच्छा हवादार वेल वेंटिलेटेड शेड बनाएं। शेड जो आम होते हैं बरामदे वगैरह, तो उनमें जानवरों पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर है, हबस और टेम्परेचर का जो तनासब TH चाहिए वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जानवर स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। तो शेडों की जो अपने फार्म है उनकी छतें जो हैं वो थोड़ा ऊंची रखें, ताकि हवा का उनसे बेहतर तरीके से गुज़र हो सके। दूसरा इकदाम यह है कि आप, क्योंकि इसमें जानवर खड़ा रहता है, खड़ा रहने की वजह से जानवर जब बैठता है, बॉडी नीचे लगाता है, तो हीट वहाँ से उसका जो वेंट्रल पोर्शन है, नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ से हीट डेसिपेट नहीं हो पाती और जानवर को ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जानवर लव करता है कि वो ज़्यादा टाइम खड़ा रहे, यानी उसका स्टैंडिंग टाइम बढ़ जाता है। जब आप फीड डालते हैं तो कोशिश करें कि जानवरों को कूल आवर्स के अंदर, यानी एटलीस्ट शाम 8 बजे से 8 PM टू 8 AM तक आप उनको फीडिंग करवाएं। इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो ये कि जानवर वही गाय अच्छा दूध देती है जो 12 से 14 घंटे आराम कर लेती है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जब आप उनको कूल आवर्स में फीडिंग करवाते हैं तो बेसिकली आप उनका जो रेस्टिंग टाइम है उसको कम कर देते हैं। वो 12 से 14 घंटे से कम हो जाता है, क्योंकि वही टाइम उनके आराम का होता है, उसी में जानवर खाते पीते रहते हैं। फार्म के ऊपर आप शावर इंस्टॉल करवाएं, फव्वारे लगवाएं, और अच्छे कंपनी के रिकमेंडेड पंखे लगवाएं, ताकि वो जानवरों के ऊपर हवा फेंके। जो शावर होता है, ये जिस तरह हमें नहाना पसंद होता है और नहाने से हमें गर्मी कम लगती है, इसी तरह कौ लव करती है नहाने को। आपने अक्सर फार्म्स के ऊपर देखा होगा कि जिधर फव्वारा लगा होता है उधर ही गाय इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जब फव्वारे के करीब उसमें पानी ना डले, लेकिन आप उसकी खुरली के अंदर या उसके फीडिंग टेबल के ऊपर उसको खुराक दें, जिससे वो हमेशा वो फूड उसके लिए अवेलेबल होगा। साइलेज डालें, ग्रीन सब्ज़ चारा डाल दें या वंडा डाल के रखें, लेकिन वो गीला नहीं होना चाहिए। जहाँ
फव्वारे की स्टीम्स आती हैं उससे थोड़ा एक साइड पे रखें ताकि वो गीली ना हो। गीली होने से फीड में फंगस लग सकती है, गीला होने से वो बदबूदार हो जाती है। अक्सर औकात फार्म्स के ऊपर देखा जाता है कि फार्मर जो हैं वो शावरिंग सिस्टम और फैंस इकट्ठे चला देते हैं, जबकि इनका एक ख़ास किस्म का एक टाइमर इनके साथ इंस्टॉल होता है। तो जो हमें बताया जाता है या हम एक्सरसाइज करते हैं फार्म्स के ऊपर वो ये है कि 3 मिनट तक शावरिंग की जाए जानवरों के ऊपर और 10 मिनट तक फ़ैन को चलाया जाए जो कि उसकी बॉडी को ड्राई करे। जानवर को अगर अकेला शावर चला दिया जाए और पंखा ना लगाया जाए तो भी जानवर हीट स्ट्रेस का शिकार हो सकता है, और अगर अकेला पंखा चला दिया जाए और उसको शावर ना उसके ऊपर पानी ना गिराया जाए तो भी जानवर हीट स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। दोपहर के वक्त जब धूप कड़ाकेदार होती है या हीट स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो उस वक्त भी जानवर का फीडिंग टेबल खाली ना रखें, बल्कि उसके ऊपर सब्ज़ चारा, साइलेज या फीड हमेशा उसको ऑफ़र करें, ताकि जब जिन लम्हात में वो अपने आप को कूल करने में कामयाब हो जाए उसी वक्त वो ड्राई मैटर इनटेक कर ले या खुराक ले ले। उसके अलावा जानवरों को आप खुला पानी ऑफ़र करें और कोशिश करें कि जो पानी वाली खुरली है या जो वाटर ट्रफ है वो बहुत ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि जानवर हीट स्ट्रेस का शिकार होते हैं। इस तरह जानवर ज़्यादा वॉक करना पसंद नहीं करते, बल्कि वो खड़े ज़्यादा टाइम रहते हैं। तो उनके करीब वाटर का साफ़ सुथरा सोर्स होना चाहिए। खुरलियों को 2 वक्त आप साफ़ करें, उनमें काई वगैरह लगी ना हो, गंदा पानी ना हो, और अच्छा साफ़ सुथरा ताज़ा पानी 2 वक्त डालें ताकि जानवर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें वाटर इनटेक 30% तक जानवर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और जानवर जो होता है हीट स्ट्रेस के अंदर 2 से 4 लीटर तक दूध कम कर देता है। तो उसकी वजह ये होती है कि उसका ड्राई मैटर इनटेक कम हो जाता है, और दूसरा उसमें वो रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाता है, बेचैनी का शिकार हो जाता है। एक कंफर्टेबल और वेल फेड कौ ही एक अच्छा दूध का वॉल्यूम निकाल सकती है। इसके अलावा यह है कि आप अपने जानवरों को ईस्ट खिलाएं। इसके खाने से माइक्रोफ्लोरा की हेल्थ अच्छी होती है। जानवर का जितना अच्छी र्यूमन की फिजियोलॉजी यानी उसकी र्यूमन या उसका बड़ा मैदा जितना अच्छा काम करेगा उतना जानवर स्ट्रेस का शिकार नहीं होएगा और वो उसमें फ़ाइट करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा आप सोडा बाइकार्ब यूज़ कर सकते हैं 50 to 100 ग्राम्स तक। सोडा बाइकार्ब बहुत अच्छा न्यूट्रलाइज़र है, बहुत अच्छा बफर है। ये स्टमक की पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है और जो उसके अंदर गंदी गैसेस पैदा होती हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है और बहुत अच्छा डायूरेटिक है। ज़्यादा पानी जानवर पीता है और जब वो डायूरेटिक खा लेगा तो उससे ज़्यादा पेशाब करेगा, और जितना जानवर ज़्यादा यूरिनेट करता है उतना ही वो जानवर कूल रहता है। अगर आप अपने एनिमल्स को 2 वक्त खुराक डालते हैं तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, उनको थोड़ा ऑफ़र करें लेकिन ज़्यादा टाइम में ऑफ़र करें, और ज़्यादा फीडिंग जो है वो कूल आवर्स में करें। इसके अलावा आप बाईपास फैट का यूज़ कर सकते हैं। बाईपास फैट बहुत जल्दी स्टमक के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप जानवर के मैदे के अंदर बाईपास फैट डालें, कंसनट्रेट डालें यानी फीड वंडा वो डालें, और साइलेज डालें, सब्ज़ चारा डालें और तूड़ी दें, तो सबसे पहले जो चीज़ अब्जॉर्ब होती है वो बाईपास फैट होती है। उसके बाद वंडा अब्जॉर्ब होता है, कंसनट्रेट अब्जॉर्ब होता है, उसके बाद साइलेज अब्जॉर्ब होता है, फिर ग्रीन फाडर और एंड पे तूड़ी आती है। क्योंकि इसका ये है फाइबर का सोर्स तूड़ी, और इसकी क्वालिटी ऑफ फाइबर इतनी अच्छी नहीं है, तो जानवरों को तूड़ी खिलाने से आपको इज्तनाब करना चाहिए। जितनी हम तूड़ी जानवरों को कम खिलाएंगे, जितना अच्छा फाइबर जानवरों को देंगे, उतना वो कूल रहेंगे और उनमें स्ट्रेस फैक्टर कम से कम होगा। और ये भी देखा गया है कि हमारे जो प्यारे डेयरी फार्मर साथी हैं वो लैक्टेटिंग एनिमल को तो उसकी तो बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, उसका हीट स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं कि वो दूध देता है। एक्चुअली हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको शुरू करनी चाहिए जब आपकी गाय ड्राई हो और गब्बन हो, जब उसके पेट में बच्चा हो और वो दूध ना देती हो, तो उस वक्त वो हीट स्ट्रेस का ज़्यादा शिकार हो जाती है। जो गाय ड्राई हो और प्रेग्नेंट हो उसको भी वंडा डालना चाहिए, उसको भी कंसनट्रेट ऑफ़र करना चाहिए, उसको भी बेहतर ग़िज़ा देना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस का मुकाबला कर सके। देखा गया है ख़ास स्टडी के मुताबिक कि जो बच्चे हीट स्ट्रेस के दौरान पैदा होते हैं
ان کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے, ان میں قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے اور ان میں ہیلتھ کے ایشوز بھی زیادہ آتے ہیں. اگر ڈرائی پیریڈ کے دوران آپ ہیٹ سٹریس کا اپنے اینیمل کا خیال نہیں کریں گے تو اس سے اس کی نہ کہ اگلی لیکٹیشن بلکہ 3 لیکٹیشن تک وہ ایک کول کو کے مقابلے میں کم دودھ دے گی. اسی طرح جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہ فیمیل ہوگی تو ہیٹ سٹریس کی وجہ سے پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ اس بچے کی طرح پرفارم نہیں کر سکے گی کو جو کہ ایک کول کو کا بچہ ہوگا. ایک اور بہت بڑی متھ ہے جو ہمارے ڈیری فارمر ساتھیوں کے ذہن میں ہے کہ گرمیوں میں وہ کنسنٹریٹ اپنے جانوروں کو کم کر دیتے ہیں, یعنی کہ ونڈا نہیں کھلاتے, کنسنٹریٹ نہیں کھلاتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ گرم ہوتا ہے اور جانور اس سے زیادہ ہیٹ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے اور جانور کو جب ہیٹ سٹریس کا شکار ہوتا ہے اس کو ہائی انرجی ہائی پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ ڈیفرنٹ پروسیسر کو دودھ دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جب ہیٹ سٹریس آتا ہے تو اس کے اندر دودھ کے اندر پائے جانے والے ٹوٹل سالڈ کی تعداد جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, یعنی کہ ان کی فیٹ اور LR ڈیکریز ہو جاتی ہے. وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ونڈا زیادہ ڈالنے سے میری گائے زیادہ ہانپے گی, زیادہ سٹریس کا شکار ہوئے گی, لہٰذا ونڈا کم کر دے. تو ہیٹ سٹریس کے اندر آپ کو ونڈا جانور کو زیادہ ڈالنا چاہیے کیونکہ اس وقت اس کی پروٹین انرجی کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو سردیوں کے. ہمارے بہت سے ڈیری فارمر ساتھی گائے امپورٹ کرتے ہیں, تو امپورٹ کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کس ملک کی کس سٹیٹ کے اندر سے وہ اینیمل امپورٹ کر رہے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ جن علاقوں میں یورپ میں بھی گرمی زیادہ پڑتی ہے تو وہاں جو گائے ہوتی ہے وہ ہیٹ سٹریس کا شکار ہو جاتی ہے اور ہم پریگننٹ اینیمل لے کے آتے ہیں. اگر وہ ڈیورنگ دا پریگننسی ہیٹ سٹریس کا شکار ہو جاتی ہے تو نہ وہ گائے بہتر پرفارم کرے گی اور نہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ. اس کے علاوہ ہیٹ سٹریس کی وجہ سے لنگڑے پن کا جانور شکار ہو جاتے ہیں. کوئی ایک ٹانگ سے لنگڑا ہو جاتا ہے, کوئی دونوں ٹانگوں سے لنگڑا ہو جاتا ہے, کئی مرتبہ سامنے والی ٹانگوں کے اوپر انفلیمیشن ہو جاتی ہے. اس کو ہم ٹیکنیکلی لیمینائٹس بھی کہتے ہیں, لیمنس بھی کہتے ہیں. تو یہ لنگڑے پن کا پرابلم بھی دیکھا گیا ہے کہ ہیٹ سٹریس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو مسٹائٹس کی ریشو 20% تک بڑھ جاتی ہے. جانور ڈرائی میٹر انٹیک 30% تک کم کرتا ہے, 30% اس کا واٹر انٹیک بڑھ جاتا ہے اور 4 لیٹر تک پر ڈے دودھ جو ہے وہ جانور اپنا کم کر دیتا ہے. تو پیارے ڈیری فارمر ساتھیوں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیٹ سٹریس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہمیں اپنے اینیملز کو ہیٹ سٹریس سے بچانا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دودھ پیدا کریں, ان کی پیداواری صلاحیت کو کبھی بھی کوئی ایسا فیکٹر نہ آنے دیں جس سے ان کی پیداواری صلاحیت کمپرومائز ہوئے, کیونکہ صحت مند مویشی ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں.